जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। ये असम पीसीएस का पेपर है। असम पीसीएस का पेपर मैं आपके लिए सॉल्व करने वाला हूँ। जितने भी पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है, 67 बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, सीडीपीओ का एग्ज़ाम हो, उत्तर प्रदेश पीसीएस का, झारखंड पीसीएस का एग्ज़ाम हो, राजस्थान पीसीएस का एग्ज़ाम हो, कोई भी पीसीएस का एग्ज़ाम हो, ये इम्पॉर्टेंट उसके लिए होने वाला है। ये डिस्कशन काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाला है। इसमें जो जीएस पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और साथ ही साथ करंट पर्सपेक्टिव से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसी क्वेश्चन को मैं आपके साथ एनालिसिस कर दूंगा, बता दूंगा आपको। तो वो कहीं ना कहीं आगामी जितने भी एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसका एग्ज़ाम हुआ था 12 सितंबर 2021 को। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट कवर द एक्सटेंड ऑफ बेनिफिट टू मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। यानी ये चार राज्य हैं, कौन से वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट चारों को बेनिफिट करता है? मध्य प्रदेश, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। तो ये चारों जो बेनिफिट करता है, ये करता है सरदार सरोवर डैम प्रोजेक्ट को। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है हमारे लिए। Which pair of extremely located Indian cities in connected by the east-west corridor? ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर, ईस्ट का जो पार्ट है और वेस्ट का जो पार्ट है, तो ईस्ट में हमारा सिलचर है जो असम का एक जगह है, और दूसरा वेस्ट में है पोरबंदर जो गुजरात का एक जगह है। तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का ये पार्ट है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही है। एज पर 2011 सेंसस हाउ मैनी गांव पंचायत आर देयर इन द असम? इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। टी सिटी ऑफ इंडिया, टी सिटी ऑफ इंडिया पूछ रहा है तो इसको इंपॉर्टेंट आप कंसिडर कर सकते हैं। टी सिटी ऑफ इंडिया डिब्रूगढ़ है असम का, उसी को कहा जाता है टी सिटी ऑफ इंडिया, भारत की चाय नगर। ब्लैक रिवॉल्यूशन, ब्लैक रिवॉल्यूशन को कई बार कंफ्यूज करने के लिए आपको पूछ सकता है कि ब्लैक रिवॉल्यूशन जो है संबंधित है क्रूड ऑयल से, कच्चा तेल से, और साथ ही साथ कोयला से। तो इस दोनों में कन्फ्यूजन अक्सर होता है। तो क्रूड ऑयल से संबंधित है ब्लैक रिवॉल्यूशन। ये क्वेश्चन काफ़ी क्लियर नहीं है तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। भारत के पहले लोकपाल कौन थे? भारत के पहले जो लोकपाल नियुक्त किए गए हैं वो 23 मार्च 2019 को नियुक्त किए गए हैं, और इनका नाम है श्री पिनाकी चंद्र घोष। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगेन ये क्वेश्चन जो है असम से रिलेटेड है तो इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसके चेयरपर्सन नियुक्त किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा। तो किस आर्टिकल के तहत? काफ़ी क्लोज क्वेश्चन है। आर्टिकल 314, 15, 16 और 17। तो गवर्नर यानी राज्यपाल के द्वारा स्टेट राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? तो आर्टिकल 316 के तहत किया जाता है। बाकी ये चारों आर्टिकल एक बार जाकर के देख लेना। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? क्वेश्चन नंबर 10। तो लोकसभा के पहले स्पीकर थे जीवी मावलंकर। ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11, 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था, कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को। चूंकि ये 24 अप्रैल को इम्प्लीमेंट किया गया था, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो जब ये इम्प्लीमेंट हुआ था उस समय में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव थे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। Which among the following scheduled of the Indian Constitution is related with the distributions of the power between union और state? केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ पे है? तो 7वीं अनुसूची में, शेड्यूल्ड 7 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखोगे, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एंड अंत्योदय, दो वर्ड है, तो ये किससे जुड़ा हुआ, किससे एसोसिएटेड है? इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एंड अंत्योदय। देखो, दीनदयाल अंत्योदय योजना भारत में चलता भी है, काफ़ी फेमस योजना है दीनदयाल अंत्योदय योजना। तो ये जुड़ा हुआ है दीनदयाल अंत्योदय योजना। चूँकि अंत्योदय इन्हीं का कॉन्सेप्ट था, इसलिए इनके नाम से एक योजना है दीनदयाल अंत्योदय योजना।
क्वेश्चन नंबर 14, ये टफ क्वेश्चन हो सकता था, लेकिन चूंकि ईयर दिया हुआ 1951 में पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, 1952, 53, 54, तो पहला हुआ था 1951 में। डेट एग्जैक्टली देख लेना एक बार, 18 जून 1951 को, इसको नोट कर लेना आप लोग। मान लो अगर ईयर में ही कंफ्यूज कर दें, जैसे 18 जून 1951 कर दें, 18 जुलाई 1951 कर दें, 18 अगस्त 1951 कर दें, या 18 सितंबर 1951 कर दें, इस तरह का 4 ऑप्शन अगर आपको 1951 का दे देगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए डेट इसको नोट कर लेना, 18 जून 1951 को ये पहला संविधान संशोधन पास हुआ था। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, क्वेश्चन नंबर 15, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अंडर आर्टिकल 368 द पार्लियामेंट हैज नो पावर टू रिपील द फंडामेंटल राइट बिकॉज दे आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहा गया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में संविधान के मूल ढांचा का सिद्धांत दिया गया था, तो ये संविधान के मूल ढांचा के सिद्धांत से जुड़ा हुआ। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17, PIO के बारे में दिया हुआ। PIO क्या होता है? द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। डुअल सिटीजनशिप का एक कॉन्सेप्ट दिया था किस कमेटी ने, जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को कहा गया था कि इसे भी आप नागरिकता दीजिए। क्या होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन? एक एग्जाम्पल देकर मैं बताता हूँ। जैसे अभिजीत बनर्जी हैं, अभिजीत बनर्जी बंगाल के हैं, अमेरिका के रहते हैं, अमेरिका की नागरिकता मिल चुकी है उसे, हाल फिलहाल मुझे नोबेल मिला था इकोनॉमिक्स के लिए। उनको PIO प्राप्त है, मतलब इंडियन व्यक्ति जो किसी अन्य देश की नागरिकता मिल चुका है उसे, तो उसे PIO प्राप्त होता है, यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एक कार्ड होता है, ये प्राप्त होता है। उस कार्ड के मिलने से क्या होता है कि वो भारत अगर आएंगे तो आसानी से भारत आ सकते हैं, आसानी से उनको वीज़ा मिल जाएगा, एयरपोर्ट पर उतनी चेकिंग होगी नहीं, आसानी से वो इंडिया आ सकते हैं। मतलब एक तरह से PIO जो नागरिक हैं जिसको ये कार्ड मिला हुआ वो विदेश की नागरिकता प्राप्त कर चुके हैं, इंडिया के ओरिजिन के हैं, इंडिया आने में उसको आसानी होगी, इसलिए PIO कार्ड उनको दिया जाता है, ताकि एयरपोर्ट वगैरह पे चेकिंग उतनी चेकिंग ना हो उनका, या उनको आसानी से जितना दिन इंडिया में रहना चाहते हैं वो इंडिया में रह सकते हैं। तो ये कमेटी रिकमेंड किया था कि इसे डुअल नागरिकता दीजिए, यानी वो अमेरिका का नागरिक भी रह सके और इंडिया का नागरिक भी रह सके। ये समिति सुझाव दिया था राजमन्नार कमेटी ने। इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 16, अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। देखो कुछ आर्टिकल, क्वेश्चन नंबर 19 पूछ रहा है कि कौन से आर्टिकल है जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशों नागरिकों को नहीं प्राप्त है, सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो भारत के संविधान के मौलिक अधिकार के तहत कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। याद रख लेना आप लोग, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये सिर्फ 5 अनुच्छेद ऐसे हैं मौलिक अधिकार के तहत जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, 5 अनुच्छेद सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो अब इसको आप एलिमिनेट करो। इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल कौन सा है? ये 14 है। राइट ऑफ फ्रीडम, आर्टिकल 25, तो ये विदेशियों को भी प्राप्त है, ये विदेशी को भी प्राप्त है। आर्टिकल 19 ऑप्शन, ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। और ये जो है राइट ऑफ इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 16, ये सिर्फ इंडियन नागरिकों को प्राप्त है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 और 4, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द मेथड ऑफ इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट इन ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम विच कंट्री? क्वेश्चन पूछ रहा है राष्ट्रपति का पद जो है, राष्ट्रपति की पद की अगर चर्चा हो तो राष्ट्रपति का पद लिया गया है अमेरिका से। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम विच कंट्री? तो हो जाएगा आपको आयरलैंड। राष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया आपको आयरलैंड से लिया गया। ये क्वेश्चन असम से रिलेटेड है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन भी आपको असम से रिलेटेड है, इसको भी आप स्किप कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 23 काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है, कई बार हमने डिस्कस किया आपके साथ न्यूज़ एनालिसिस में। जीएसटी काउंसिल एक संवैधानिक निकाय है, आर्टिकल 279A के तहत जीएसटी काउंसिल को बनाया गया है, इसलिए ये एक संवैधानिक निकाय है। तो पहला ऑप्शन क्या है? इट इज़ ए स्टैट्यूटरी बॉडी, यानी एक वैधानिक संगठन है, ये लीगल बॉडी है। तो पहला ऑप्शन ही हमारा गलत हो जाता है। तो इसका आंसर क्या है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन गलत है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 24 बैम्बो मिशन के बारे में पूछ रहा है। तो बैम्बो मिशन का और स्पष्ट, इसको चूंकि इसका प्रिंट स्पष्ट नहीं है तो इसका ऑप्शन ए और 2 बिल्कुल सही है। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप लोग भी एक बार देख लेना। इसका आंसर ए बिल्कुल सही है। एंजल टैक्स क्या होता है? एंजल टैक्स क्या होता है कि स्टार्टअप कंपनी को दिया जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे मान लो टेक महिंद्रा हो गया, बिरला हो गया, टाटा हो गया, ये सब छोटी छोटी स्टार्टअप कंपनी को फिनांस करती हैं और कहती है कि आप अपना आइडिया मेरे साथ शेयर करो, जो प्रॉफिट होगा हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उसे एंजल टैक्स कहा गया। छोटी छोटी स्टार्टअप कंपनी को जो जो पैसा देता है, जो डिस्ट्रीब्यूट करता है बड़ी कंपनी के द्वारा, या जो टैक्स दिया जाता है, उसे एंजल टैक्स कहा गया। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 26, नोबेल इकोनॉमिक्स में किसे मिला है? तो अभिजीत बनर्जी को हाल फिलहाल में ही इकोनॉमिक्स का नोबेल मिला था। आई थिंक 2019 का या 18 या 19 का, 19 का आई थिंक 19 का नोबेल मिला था अभिजीत बनर्जी को इकोनॉमिक्स के लिए। और ये अमेरिका के नागरिक हैं। PIO इन्हें मिला हुआ है। भारत के निवासी हैं, या भारत के कह सकते हैं, मूल निवासी भारत के हैं, लेकिन अभी वर्तमान में इसको अमेरिका का नागरिकता मिला हुआ है। Under which schemes given below, a program has been launched by the Government of India to train youth on GST and related matter। GST और रिलेटेड मैटर को जो है एक योजना सरकार के द्वारा लाया गया था, और ये योजना भी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अधीन था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल सही है। सरकार के द्वारा एक योजना लाया गया GST और इससे रिलेटेड चीज़ों को यूथ को शिक्षित करने के लिए, और ये भी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अधीन था। क्वेश्चन नंबर 27 को आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि असम से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 28, 9 को भी आप स्किप कर दें। 28, 29 को आप स्किप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 को भी आप स्किप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पे मैं चलूँगा। विच मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया इज कैरिंग आउट ए स्पेशल साइंटिफिक स्कीम लाइक किरण, IPR एंड विज्ञान ज्योति फॉर वुमेन साइंटिस्ट ऑफ इंडिया? सबसे पहले तो किरण के बारे में जानो। किरण का नाम, पूरा नाम है नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांस थ्रू नर्चरिंग, किरण स्कीम। ये योजना सरकार लाई थी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा ये योजना लाया गया था। बेसिकली महिलाओं के लिए, महिलाओं के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को इन्हेंस करने के लिए ये योजना लाया गया था। IPR मतलब होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इस क्वेश्चन, हालांकि ये क्वेश्चन भी असम से रिलेटेड है, लेकिन ये क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ई बजट का लाइव स्ट्रीम करने वाला पहला, सोशल मीडिया पे ई बजट का लाइव स्ट्रीम किया, मतलब अपने यहाँ बजट प्रस्तुत किया ई बजट और उसका लाइव स्ट्रीम किया, ये पहला राज्य बन चुका है भारत में, और वो है असम। क्वेश्चन मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ आपके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट स्टेट या यूटी इन इंडिया टू प्रेजेंट an e-budget and stream it live on social media as well? Question number 33, the maximum number of individuals that can be supported by a given environment is called carrying capacity. Option A. Plant growing under a direct sunlight are known as heliophyta। जो सूरज से प्राप्त ऊर्जा के द्वारा पौधे बड़े होते हैं उसे कहा जाता है हेलियोफाइटा। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विच आर कॉल द प्लांट ग्रोइंग अंडर शेड्स, जो छाया में जो प्लांट उगते हैं उस प्लांट को क्या कहते हैं? तो छाया में जो प्लांट उगते हैं उस प्लांट को कहते हैं साइकोफाइटा, या हेलियोफोबस कहते हैं, फोटोफोबस कहते हैं, या छाया वाले पौधा कहते हैं। तो इसका जो सबसे रिनॉन्ड नाम है वो है साइकोफाइटा, साइकोफाइटस। तो साइकोफाइटस इसका नाम है, ऑप्शन बी।
लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ये काफ़ी फेमस है। UNCBD के तहत इसको साइन किया गया था, UNCBD। रियो कन्वेंशन में एक कन्वेंशन साइन हुआ था, रियो जो सबमिट हुआ था 1992 में, उसमें एक कन्वेंशन यह भी साइन हुआ था, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। और इसी के तहत 2010 में जो सबमिट हुआ था, उस सबमिट में लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के कॉन्सेप्ट को अपनाया गया था, और ये हुआ था कार्टिजेना में, इसलिए इसका नाम है कार्टिजेना प्रोटोकॉल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी भी इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ LMO पे। Which among the following types is नॉन मेटेरियल पॉल्यूशन? नॉन मेटेरियल पॉल्यूशन कौन सा है? तो थर्मल पॉल्यूशन को आप नॉन मेटेरियल पॉल्यूशन कह सकते हैं। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन असम, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट असम में कौन सा है? काजीरंगा है और मानस है। क्वेश्चन नंबर 35 मैच करने के लिए दिया हुआ, सलीम अली काफ़ी फेमस है किसके लिए? पक्षी वैज्ञानिक थे, ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है पक्षी विज्ञान के जो अध्ययन होता है। तो ऑप्शन डी का जो है 3 हो जाएगा, तो आप मैच करोगे तो इसका आंसर मिल जाएगा ऑप्शन ए। मेधा पाटकर जो जुड़े हुए हैं वो नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए हैं। MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, MS स्वामीनाथन। ऑल स्पीसीज ऑफ लेमोर आर एंडेमिक टू। देखो यहाँ से आपको क्या समझना चाहिए, यहाँ से आपको ये समझना चाहिए कि जो भी कहीं पे पर्टिकुलर कोई जीव है जो किसी पर्टिकुलर एक जगह पे ही है, मान लो कुछ ऐसा जीव होगा दुनिया में जो सिर्फ भारत में ही है और कहीं नहीं है, तो वैसे जीव के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि लेमूर जो है एक जीव है जो बंदर की तरह दिखता है, वो किसी एक पर्टिकुलर जगह पे ही है, किस पर्टिकुलर जगह पे है? तो लेमो जो है एक मामल्स है जो प्राइमरली पाया जाता है सिर्फ और सिर्फ मेडागास्कर पे। दे आर द नेटिव्स ओनली टू द आइलैंड ऑफ मेडागास्कर, यानी मूल निवासी कहाँ के? वो मेडागास्कर के ही हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल सही है, मेडागास्कर। क्वेश्चन नंबर 40 को आप स्किप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार बीपीएससी में भी इनफैक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ, यूपीपीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा, यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा हुआ। 41 है कि अमॉन्ग द मैरीन इकोसिस्टम द मोस्ट स्पीसीज रिच इकोसिस्टम, मतलब सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाया जाता है, सबसे अधिक जीव आपको कहाँ मिलेंगे? तो क्या मैनग्रोव में मिलेगा, यानी मैनग्रोव जो वन होता है क्या वहाँ पे मिलेगा, कोरल रीफ में मिलेगा, ओपन वाटर में मिलेगा, या नन ऑफ एवर्स में मिलेगा? सबसे अधिक जैव विविधता मिलता कहाँ पे है? तो कोरल रीफ में ही मिलता है। बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स आर अमॉन्ग द रिचेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड। हाउ मैनी सच हॉट स्पॉट आर प्रेजेंटली इन द वर्ल्ड? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व में कितने हॉट स्पॉट हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट हैं? तो विश्व में टोटल 36 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है। इसका इंपॉर्टेंस आप इस रूम में समझ सकते हो कि इसमें केवल मान लो ये जो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है विश्व में 36, टोटल मिलाकर के विश्व में जितना भी लैंड है उसका मात्र 2.5% है। लेकिन विश्व में जितने भी सरीसृप हैं, पक्षी हैं, अभयचर प्राणी हैं, उसका 43% प्रजाति यहीं पे रहते हैं। विश्व के मात्र 2.3% जो ये क्षेत्र है वहाँ पे विश्व के 43% जीव जंतु का निवास है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भरा इसका इम्पोर्टेंस है। भारत में 4 हॉटस्पॉट हैं, याद रख लेना, नाम पूछता है। पहला तो है ईस्ट हिमालय, ईस्टर्न हिमालय जो है हमारे वर्मा के साइड का जो हमारा क्षेत्र है वो है। दूसरा है वेस्टर्न हिमालय, यानी पश्चिमी हिमालय है। तीसरा है वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट जो हमारा है वो भी एक हॉटस्पॉट है, पश्चिमी घाट काफ़ी बड़ा हॉटस्पॉट है हमारा। और एक जो लास्ट है वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान निकोबार आइलैंड जो है सुमात्रा का एक हॉटस्पॉट है, उसी से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये भारत में पड़ता है। तो भारत के 4 हॉटस्पॉट हैं, कहाँ कहाँ? एक तो हो गया ईस्ट हिमालय यानी पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी घाट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह।
Wooden doors often swell up and get stuck during rainy seasons. This is due to phenomena of एम्बिबिशन कहा जाता है इसे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। हालांकि मैं इसके बारे में बहुत जानकारी मुझे नहीं है, इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग एक बार इसको सर्च कर लेना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट E=mc², इसके लिए नोबेल किसको मिला था? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन को मिला था। E=mc², जिसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कहा जाता है, इसके लिए नोबेल। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 45, इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट है वो किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। अब देखो ये क्वेश्चन पूछता ही पूछता, कई जगह आपको मिल जाएंगे जो मेन कंपोनेंट किसी का, जैसे गैस का लाइटर होता है उसका मेन कंपोनेंट क्या होता है। इसी तरह से बायोगैस का जो मेन कंपोनेंट क्या होता है? तो मीथेन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग लेइंग मामल्स, यानी मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि एग देने वाली या अंडा देने वाले जो स्तनधारी हैं, मामल्स हैं, वो कौन सा है? तो बेसिकली दो मामल्स हैं जो एग देती है, अंडा देती है। एक तो है प्लेटिपस और एकिडना। प्लेटिपस और एकिडना दो फेमस है जो अंडा देती है। आप लोग और देख लेना कि कौन कौन से मामल्स हैं जो सिर्फ जो अंडा देती हैं। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए बिल्कुल इसका आंसर सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय द वायरस? इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, एड्स होता है, डेंगू होता है, लेकिन एंथ्रेक्स जो है ये नहीं होता। अगर सिर्फ एक ऑप्शन बच गया एंथ्रेक्स, तो ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही है। अ वॉशिंग मशीन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, सेंट्रीफ्यूगेशन। क्वेश्चन नंबर 50, रेन ड्रॉप जो होता है, रेन ड्रॉप गोला क्यों रह जाता है? यहाँ पे रेन ड्रॉप मान लो गिरेगा तो यहाँ पे रेन ड्रॉप क्या होगा? गोला रह जाएगा। बरसात की बूंदें गोली रह जाती हैं, तो वो सरफेस टेंशन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 51, कोविड-19 में सबसे अधिक जो प्रयोग हुआ था एक टेक्निक का, उसे कहा गया प्लाज्मा थेरेपी। बी ऑप्शन सही है। काफ़ी हमने सुना था कि प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से किस तरह से कोविड पेशेंट रिकवर्ड हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 52 काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जंगल गए हैं आप, एक बाघ आपके दिख गया, तो बाघ अगर आपको दिख गया तो आपके शरीर से कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? देखो एक हार्मोन है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन हार्मोन को लरो और उरो हार्मोन कहा जाता है। तो जब ऐसे कंडीशन होता है कि जब आपको अचानक कोई भय का चीज़ दिख जाए, सांप अचानक आपको दिख जाए, तो ये हार्मोन आपके शरीर से रिलीज होता है, एड्रेनलिन। इसे लरो और उरो हार्मोन भी कहता है, फाइट एंड फ्लाई हार्मोन भी इसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम हुआ था, सभी के लिए वैक्सीनेशन स्टार्ट किया गया था, वैक्सीनेशन फॉर ऑल कर दिया गया था। ये किया गया था 16 जनवरी 2021 को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 54, सबसे अधिक बिगेस्ट वैक्सीनेशन मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड, सबसे अधिक वैक्सीन कौन मैन्युफैक्चर करता है? तो भारत का ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है जो पुणे में स्थित है। यही सबसे अधिक वैक्सीन का प्रोडक्शन विश्व में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 को अगेन स्किप कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है आपको असम से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 56, 19 जुलाई 2020 को जो पहला मिशन मार्स मिशन लॉन्च किया गया था, कौन देश ने किया था? तो आप सभी को पता होगा, यूएई ने मार्स मिशन यानी मंगल मिशन को लॉन्च किया था 2020 में। LOC अगर पूछे किस देश के बीच में है तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में है। LAC पूछे किसके बीच में है तो इंडिया और चीन के बीच में है। तो लाइन ऑफ कंट्रोल इसे बोलते हैं, इसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं। तो LAC कहाँ पे है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इंडिया और चाइना के बीच में, जहाँ पे अभी गतिरोध की स्थिति चल रहा लद्दाख के क्षेत्र के आसपास में। क्वेश्चन नंबर 58, ये क्वेश्चन भी रियो कन्वेंशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछ रहा है कि पेरिस एग्रीमेंट में जो है हमें कितनी डिग्री कम टेम्परेचर रखना है। देखो एक तय किया गया है कि 2100 जो होगा, 2100 शताब्दी जो हमारा होगा, आज से मान लो 80 वर्ष के बाद, तो 2100 तक अपना टेम्परेचर जो है हमें पूर्व औद्योगिक काल के से 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम रखना।
मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पूर्व औद्योगिक काल मतलब होता है कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ था, यानी मान लो आप 17वीं शताब्दी से लेकर के 2100 ईस्वी तक हमें अपना टेम्परेचर यानी पृथ्वी का टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं बढ़ने देना, और हमें कोशिश करना है कि ये टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही मैक्सिमम बना रहे। तो ये चर्चा किया गया था पेरिस समझौता में 2015 में हुआ था, COP 21 में। तो ऑप्शन यहाँ पे बी होना चाहिए, 2 डिग्री सेंटीग्रेड। डोनाल्ड ट्रंप को जो अमेरिका का इलेक्शन हुआ था उसमें डोनाल्ड ट्रंप को 232 वोट मिला था। डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में जो जो बाइडेन थे उसे 306 वोट मिला था। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिक पार्टी से जुड़े हुए थे और जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े हुए थे। तो नाम पार्टी का भी याद रख लेना, पार्टी का नाम भी क्वेश्चन में पूछता है, और वोट क्वेश्चन भी पूछ दिया। 306 वोट मिले थे जो बाइडेन को और 232 वोट मिले थे किसको, डोनाल्ड ट्रंप को। नोबेल किसे मिला था 2020 का, तो लुइस ग्लुक को मिला था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 67 काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाल फिलहाल में जजमेंट आया है किसका, तो अयोध्या का जो डिस्प्यूट हुआ था उस डिस्प्यूट को लेकर के जजमेंट आया था। अयोध्या में जो मंदिर थे उस मंदिर को लेकर के जो डिस्प्यूट हुआ था उस डिस्प्यूट को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय का डिसीजन आया था। इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय के इस डिसीजन के से पहले 2010 में डिसीजन दिया गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा, और इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय को पलटते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने अपना डिसीजन हाल फिलहाल में दिया था, पिछले वर्ष दिया था। तो इसका आंसर क्या है, इलाहाबाद हाई कोर्ट। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2010 में किसके निर्णय को चेंज करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय दिया, तो 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय को चेंज करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय दिया था। क्वेश्चन नंबर 68 भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 3 कृषि कानून के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा इसमें ऑप्शन में जो कृषि कानून तीनों कृषि कानून के नहीं है। तो 3 कृषि कानून जो है मैंने बताया था आप सभी को कि पहला कृषि कानून जो है APMC एक्ट में रिफॉर्म्स करता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी जो यानी मंडी एक्ट में रिफॉर्म्स करता है, दूसरा है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में रिफॉर्म्स करता है, और तीसरा जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में रिफॉर्म्स करता है। तो इसका जो पहला ऑप्शन देखोगे तो ये है द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन फैसिलिटेशंस एक्ट, यानी APMC एक्ट में रिफॉर्म्स की बात करता है। दूसरा ये देखोगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से रिलेटेड है, और तीसरा ये देखोगे तो ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 से रिलेटेड है। तो इसका आंसर है एग्जैक्टली ऑप्शन डी, यानी ये जो 3 कानून के तहत नहीं आता है द फार्मर सब्सिडी एंड इंश्योरेंस एक्ट, जिसकी चर्चा ये तीनों किसी कानून में नहीं किया गया था। क्वेश्चन 69 क्वेश्चन पूछ रहा है कि CBSE के साथ मिल करके कौन सा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो डिजिटल सेफ्टी की बात करता है। तो डिजिटल सेफ्टी स्टूडेंट के लिए जो एक मूवमेंट चलाया वो चलाया है CBSE के साथ मिल करके फेसबुक ने, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 70 को आप स्किप कर दो। क्वेश्चन नंबर 71 काफ़ी इंटरेस्टिंग है और उसमें काफ़ी डिस्प्यूट चल रहा था। एक रीजन है और इस रीजन का नाम है नारगोनो कराबाख, जो क्षेत्र है अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में विवाद का कारण। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये क्षेत्र कहाँ है, नारगोनो कराबाख। नारगोनो कराबाख है आपको अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में डिस्प्यूट का रीजन है। क्वेश्चन नंबर 61 सितवे एयरपोर्ट कहाँ पे है, तो म्यांमार में है सितवे। कई बार हमने आपको बताया कि सितवे जो है कलादान मल्टी मॉडल परियोजना से जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे सही है, कलादान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स परियोजना से जुड़ा हुआ है सितवे एयरपोर्ट जो म्यांमार में है। दो क्वेश्चन नंबर 62 कुछ दिन पहले BPSC का जो एग्ज़ाम हुआ था, जिस एग्ज़ाम का पेपर मैंने आपके साथ एनालिसिस किया था, BPSC का ऑडिटर का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। 62 में है एक बास्केटबॉल प्लेयर थे अमेरिका के जिसकी मृत्यु हाल फिलहाल में हो गई थी। इसका नाम क्या था, तो इसका नाम था कोबे ब्रायंट। कोबे ब्रायंट इसका नाम था, अमेरिका के बास्केटबॉल प्लेयर थे। एक प्लेन एक्सीडेंट में इसकी मृत्यु हुई थी हाल फिलहाल में। क्वेश्चन नंबर 63 फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पे होगा, तो कतर में होगा। क्वेश्चन नंबर 64
विच अमॉन्ग द फॉलोइंग रिमूव द प्रो डेमोक्रेसी बुक को किसने अपने सिलेबस से रिमूव कर दिया? तो हांगकांग ने कर दिया, क्योंकि हांगकांग पे एक तरह से चीन ने अपना आधिपत्य कर लिया। क्वेश्चन नंबर 65 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उस समय में काफ़ी चर्चा में था, न्यूज़ में काफ़ी चर्चा में था। अमेरिका में एक ब्लैक व्यक्ति थे और उसकी मृत्यु हो गई थी, और उसकी मृत्यु के बाद एक काफ़ी फेमस आंदोलन चला था, ब्लैक लाइव मैटर्स। अमेरिका में ये काफ़ी फेमस मूवमेंट चला था, और वो जो ब्लैक व्यक्ति थे जिसकी मृत्यु हुई थी उसका नाम पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 65 आपसे। उसका नाम है जॉर्ज फ्लॉयड। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 66 पूछ रहा है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई है, 2020 में आई है, कि किसको रिप्लेस किया? 2020 की जो नई शिक्षा नीति आई है वो 1986 की शिक्षा नीति को रिप्लेस किया, और ये तीसरा शिक्षा नीति है। सबसे पहला शिक्षा नीति था 1968 का, हमारे पास 1968 का शिक्षा नीति था, उसके बाद 1986 का शिक्षा नीति रहा, और तीसरा शिक्षा नीति 2020 का है। तो सबसे पहला एजुकेशन पॉलिसी था 1968 में आया था, 1986 में दूसरा आया, और 2020 में तीसरा आ रहा है। तो ऑप्शन इसका यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, भारत का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस इसको कहा जाता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस भारत के पहले कौन बने हैं? तो जनरल बिपिन रावत बने हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगेन क्वेश्चन नंबर 73 को आप रिमूव कर सकते हैं या इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये असम से रिलेटेड है। 74 को भी आप स्किप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 भी हालांकि असम से रिलेटेड है, लेकिन फिर भी मैं डिस्कस कर देता हूँ आपको। डिस्कस इसलिए कर देता हूँ कि काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे ये देखा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी जो पुणे में है, उसने अपना पासिंग आउट जो परेड होता है उसमें जो बेस्ट परफॉर्मर होता है, यानी उसके यहाँ जो ट्रेनिंग करता है जो बेस्ट परफॉर्मर होता है, उसको अवार्ड देना शुरू किया है। और इस अवार्ड का नाम है ललित बोर्डफुकल स्वर्ण पुरस्कार। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, लाचित बोफुकल स्वर्ण पुरस्कार, सॉरी, लाचित बोर्नफुकल गोल्ड मेडल इसको दिया जाता है। क्वेश्चन क्या था कि बेस्ट पासिंग आउट कैडेट जो होता है, जिसको जो पुरस्कार मिलता है पुणे स्थित नेशनल डिफेंस एकेडमी में, उसका नाम क्या है? लाचित बोरफुकल गोल्ड मेडल। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 79, कश्मीर के राजा कौन थे इंडिपेंडेंस के समय में? तो राजा हरि सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 81 भी असम से जुड़ा हुआ, लेकिन देखो गोमधर कुंवर को कई बार आपने सुना होगा, कई बार इसके बारे में पढ़ा होगा। जो ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़े थे, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े थे, वो असम से जुड़े हुए थे, गोमधर कुंवर। एट्टी टू स्किप कर दो, 83 को भी आप स्किप कर सकते हैं। 84 का क्वेश्चन क्लियर नहीं आ रहा, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। 85 भी आपको असम से जुड़ा हुआ है। ओ यहाँ पे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 88 में डिस्कस कर दूंगा एक बार कि इंग्लिश एजुकेशन एक्ट जो आया था वो 1835 में आया था। 1835 में हमारे देश के जो वायसराय थे उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। मैकाले की शिक्षा नीति से कहा गया था, वो 1835 में आया था। तो मैकाले के द्वारा इसे लाया गया था, और हमारे देश में लॉर्ड विलियम बेंटिंक उस समय वायसराय थे। वायसराय नहीं कहूँगा, उस समय वायसराय कॉन्सेप्ट नहीं आया था, लेकिन उसे गवर्नर जनरल कहेंगे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ही थे। While Rabindranath Tagore conferred the title Mahatma upon Gandhi, who referred the title half-necked फकीर, नंगा फकीर किसने कहा था गांधी जी को? तो वो कहा था विलियम चर्चिल ने। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है।
इंडिका किताब किसने लिखा? मेडागास्कर की बहुत फेमस किताब है, मेगास्थनीज की, सॉरी, बहुत फेमस किताब है इंडिका। मेगास्थनीज की काफ़ी फेमस किताब है। सेल्यूकस निकोटर का जो है ये दूत था और यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, इसी की फेमस किताब थी इंडिका। अरुणा आसिफ अली किस आंदोलन से जुड़ा हुआ था? तो क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए थे। देखो, भारत के राष्ट्रीयकरण में क्वेश्चन नंबर 92 पूछ रहा है कि भारत के राष्ट्रीयकरण में सबसे बड़ी भूमिका किसकी रही थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका सबसे अधिक इंपॉर्टेंट रही थी भारत के राष्ट्रीयकरण में। क्वेश्चन नंबर 93 पूछ रहा है कि कजाकिस्तान, सॉरी, सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री कौन है? लैंड लॉक कंट्री क्या होता है कि जहाँ पे आपको समुद्र का एक्सेस नहीं होता, पूरा कंट्री आपको चारों तरफ, जैसे मान लो ये कंट्री है, ये इधर से भी घिरा हुआ, 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 इसको समुद्र का एक्सेस नहीं है, तो इसे कहा गया लैंड लॉक कंट्री। और सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है कजाकिस्तान। क्वेश्चन 95 का, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट आर्कीपेल्गो कंट्री इन द वर्ल्ड? लार्जेस्ट आर्कीपेल्गो, आर्कीपेल्गो क्या होता है कि वैसा जो द्वीप को मिलाकर कंट्री बना उसे आर्कीपेल्गो कहा गया। तो विश्व का सबसे लार्जेस्ट आर्कीपेल्गो है इंडोनेशिया। यहाँ पे बी सही होना चाहिए, इंडोनेशिया को विश्व का सबसे लार्जेस्ट आर्कीपेल्गो कहा जा सकता है। लार्जेस्ट रिवर बेसिन इंडिया का कौन है? तो गंगा बेसिन है। क्वेश्चन नंबर 97, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है उसे रेड क्लिफ लाइन कहा गया, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो लाइन है उसे डूरंट लाइन कहा गया। सेशल्स द्वीप कहाँ पे स्थित है? तो इंडियन ओशन में है, मेडागास्कर के बहुत पास में। जब आप इसका मैप देखोगे तो बहुत पास में है मेडागास्कर का सेशल्स द्वीप। और सेशल्स और इंडिया के बीच में जो एक्सरसाइज होता है उसे लामित्या एक्सरसाइज कहा गया। क्वेश्चन नंबर 100 पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द मोस्ट ऑथेंटिकेट ज्योग्राफिकल स्टडीज, व्हेन डिड लाइफ ऑफ अर्थ बिगन? पृथ्वी की लाइफ कब शुरू हुई थी? तो 3.8 बिलियन ईयर पूर्व शुरू हुआ था। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए, इंपॉर्टेंट न्यूज़ या इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है उसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया, उससे संबंधित ज़रूर आप उसको ध्यान में रख सकते हैं या उसको नोट डाउन जरूर कर सकते हैं। आगामी एग्जाम जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं, जिस भी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, उस पीसीएस में आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।